नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। जल्दी होगा पीरियोडिक टेबल में 117वां तत्व शामिल। भारत में 2013 से 2014 में हो सकता है 264 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। वैज्ञानिकों ने लाइट से मैटर बनाने की तरफ सफलतापूर्वक बढ़ाया एक और कदम। अर्जेंटीना में मिले दुनिया के सबसे बड़े जीव के अवशेष। और खोज खबर में आज हम चर्चा करेंगे क्यों पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए जरूरी है द्वीपों की जैव विविधता का संरक्षण। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों WHO ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बारे में बताया गया था। उसी के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो प्रदूषण के इस मसले की गंभीरता से जांच करेगी। विश्व स्वास्थ्य संघ की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जिसमें दिल्ली को विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की श्रेणी में रखा गया है, उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने मंगलवार को एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जो दिल्ली में प्रदूषण स्तर पर निगरानी रखेगी। ये समिति प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करके शहर में प्रदूषण के स्तर की जांच करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ये समिति शहर में बढ़ रहे वाहनों की संख्या और औद्योगिक एवं सीवर कचरे के यमुना नदी में डाले जाने से बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या पर विशेष ध्यान देगी। दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति के सदस्यों में ट्रैफिक, दिल्ली पुलिस के विशेष सीपी, पर्यावरण विभाग के सचिव, यातायात विभाग के कमिश्नर और DPCC के अतिरिक्त सचिव होंगे। इस समिति में सरकारी, निजी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी रहेंगे। जल्द ही पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारिणी में 117वां केमिकल तत्व भी शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक सुपर हैवी तत्व के 2 परमाणुओं को प्राप्त किया है। इस महत्वपूर्ण प्रयोग में 16 संस्थानों के लगभग 70 वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है, जिनमें से 2 भारतीय वैज्ञानिक हैं। क्या है ये तत्व, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए मिले सुपर हैवी एलिमेंट 117 के निर्माण में भारत के वैज्ञानिक की भी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। भारतीय शोधकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समूह के साथ मिलकर सुपर हैवी एलिमेंट 117 की खोज की है। इस ऐतिहासिक खोज में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, भारत, पोलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 संस्थानों के 70 वैज्ञानिक और इंजीनियर शामिल हैं, जिसमें भारत के कोलकाता के साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स से डॉक्टर सुशांत लाहिड़ी और डॉक्टर मौमिता माइती भी शामिल हैं। इस खोज का नेतृत्व GSI हेल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर हेवी लॉन रिसर्च के प्रोफेसर क्रिस्टोफ ड्यूएलमैन द्वारा किया गया था। 72 people from all these countries with various expertise they gathered, and they have 5.5 months long. This means 5.5 months long means 165 days into 24 hours. This accelerator was on, and an intense beam of calcium ions with high energy, they were bombarded on berkelium target. And in this team of 72 elements, we are proud to say that from India, Saha Institute of Nuclear Physics represented this team, myself and my colleague Dr. Moumita Maiti. परमाणु संख्या 104 वाला तत्व यानी रदरफोर्डियम से बाद के सभी तत्वों को सुपर हैवी एलिमेंट कहा जाता है। इस सुपर हैवी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 117 है, उसे बर्केलियम 249 पर उच्च ऊर्जायुक्त कैल्शियम 42 आयनों की बौछार के बाद बनाया जाता है। बर्केलियम 249 एक भारी तत्व है जिसकी अर्ध आयु 300 दिन है। इस तत्व की 13 मिलीग्राम मात्रा को लेकर प्रयोग किया गया। सबसे पहले इस मात्रा को अमेरिका की ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में न्यूट्रॉन इरेडिएशन तकनीक की मदद से हाई फ्लक्स आइसोटोप रिएक्टर में शुद्ध किया गया। शोधकर्ताओं के अनुसार इस तत्व के कुछ विशेष गुण हैं जिसके अनेक प्रायोगिक अनुप्रयोग हो सकेंगे। बहरहाल इस अध्ययन से सुपर भारी तत्वों के अनुसंधान के क्षेत्र में नए रास्ते खुलने की संभावना बढ़ी है।
फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम आकलन की रिपोर्ट के अनुसार इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2013 से 2014 के दौरान 264 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है, जो कि अभी तक की फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होगा। इस महीने जारी की गई फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2013-2014 में खाद्यान्न उत्पादन 264 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है। इस साल अनेक फसलों का उत्पादन पिछले रिकॉर्ड्स की तुलना में अधिक रहेगा। भारत में 2013-2014 के दौरान 264.38 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष 257.13 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। खाद्यान्न का ये उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7 मिलियन टन से भी अधिक है। इनमें खरीफ की 2013 की सन और रबी की 2013-2014 की फसलें शामिल हैं। धान का उत्पादन 106.29 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 95.85 मिलियन टन होने की आशा है। ये दोनों रिकॉर्ड उत्पादन है। तुअर का भी रिकॉर्ड उत्पादन 3.38 मिलियन टन, चने का 9.93 मिलियन टन, मक्का का 24.19 मिलियन टन, सभी दालों का कुल मिलाकर 19.57 मिलियन टन, कपास की 36.50 मिलियन गांठें और पटसन की 10.82 मिलियन गांठों का उत्पादन हुआ है। ऐसा उत्पादन हमारे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए उठाए गए ठोस कदमों का परिणाम रहा है। उन्नीस में अमेरिकन फिजिसिस्ट ग्रिगोरी ब्रेट और जॉन विलियर ने लाइट से मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनाने की परिकल्पना की थी, जिसे उस वक्त टेक्नोलॉजी के अभाव से पूरा नहीं किया जा सका था। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इस प्रयोग को करने में मदद करेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के अंतर्गत लंदन स्थित इंपीरियल कॉलेज के पार्टिकल फिजिक्स के एक भौतिक विज्ञानी ने प्रकाश से पदार्थ बनाने की तकनीक को खोजने का दावा किया है। प्रकाश को पदार्थ में बदल देने वाले विचार को सबसे पहले आज से 80 साल पूर्व 1934 में ब्रेट एंड व्हीलर नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोलिजन थ्योरी के अनुसार दो फोटॉन्स यानी प्रकाश के कण आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजिट्रॉन उत्पन्न करेंगे। इस सिद्धांत की व्यापक मान्यता के बाद भी अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं किया गया था। इस संबंध में इंपीरियल कॉलेज के भौतिक विज्ञानी ने उपलब्ध तकनीकों के द्वारा फोटॉन टक्कर की युक्ति द्वारा प्रकाश को सीधे पदार्थ में बदलने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन्स की गति को प्रकाश की गति से कम करने के लिए एक उच्च क्षमता युक्त लेजर का उपयोग किया। इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को सोने की एक पट्टी पर केंद्रित कर फोटॉन्स का एक किरण पुंज छोड़ा, जो दृश्यमान प्रकाश से अरबों गुना अधिक ऊर्जा युक्त था। प्रयोग के अगले चरण के अंतर्गत होलरॉम नाम के सोने की सूक्ष्म मात्रा को शामिल किया गया। वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा लेजर से सोने की पतली सतह पर प्रकाश की बौछार की, जिससे तापीय विकिरण क्षेत्र पैदा हुआ। इससे इसी प्रकार का प्रकाश उत्पन्न हुआ जैसा तारों से उत्सर्जित होता है। इस प्रकार प्रयोग के पहले चरण में फोटॉन किरणों को सीधे छोड़ा गया, जिससे दो स्रोतों से फोटॉन्स की टक्कर से इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजिट्रॉन बने। इस प्रयोग से भविष्य में बेहतर अनुप्रयोग हो सकेंगे। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और गामा रे विस्फोट की स्थितियों को समझने के साथ ही उन स्थितियों को प्रायोगिक तौर पर समझा जा सकेगा। इस वैज्ञानिक उपलब्धि में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स के भौतिक विज्ञानियों का सहयोग भी रहा। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और उसी के साथ शुरुआत हो गई है बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटीज की। बच्चों की दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रसार ने अपने एडुसेट नेटवर्क के माध्यम से उनके लिए विज्ञान से जुड़ी ज्ञानवर्धक और मजेदार एक्टिविटीज की शुरुआत की है। क्या है ये, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैसे ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई, उनके लिए अनेक रचनात्मक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में विज्ञान संचार के क्षेत्र में कार्यरत संस्था विज्ञान प्रसार ने भी छात्रों के लिए समर साइंस फेस्टिवल 2014 का आयोजन किया है, जिसमें देश भर से स्कूलों के 10 से 15 साल तक के विद्यार्थी अगले 1 महीने तक भाग ले सकेंगे। 19 मई से 20 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन विज्ञान प्रसार के वैज्ञानिक डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन द्वारा किया गया।
इस दौरान बच्चों के लिए तैयार की गई एक्टिविटी बुक का विमोचन भी किया। हर साल की तरह हमारा समर साइंस फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा 20 जून तक जाएगा। बेसिकली ये 25 डे प्रोग्राम होता है जिसमें हम फ़न के साथ लर्न करते हैं और बाइलिंगुअल प्रोग्राम है, इंग्लिश और हिंदी में। चूँकि 2004 में इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की थी एजुसैट के थ्रू ही हमने ये प्रोग्राम पिछले 7 सालों से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया विज्ञान प्रसार के 50 सेंटर्स हैं, जिनमें से 20 सेंटर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साइंस फेस्टिवल में। विज्ञान प्रसार के दिल्ली स्टूडियो को एडुसेट सैटेलाइट तथा विकास और शैक्षिक संचार इकाई डेकू इसरो अहमदाबाद की मदद से देश के 52 अलग अलग केंद्रों से जोड़ा गया है, जिससे सभी केंद्रों पर मौजूद विद्यार्थी स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सीधे बातचीत कर सकते हैं। इस वर्ष समर साइंस फेस्टिवल के अंतर्गत किशोर लड़के लड़कियों के स्वास्थ्य, खेल खेल में विज्ञान, रचनात्मक विज्ञान लेखन, एरोडायनामिक्स, रेडियो संचार एवं गणित से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों के साथ बातचीत की जाएगी। हाल ही में पुरातत्व वैज्ञानिकों को अर्जेंटीना में दुनिया के सबसे विशाल डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इस डायनासोर का वजन लगभग 14 अफ्रीकन हाथियों के बराबर यानी लगभग 80 टन बताया जा रहा है और इसकी लंबाई 130 फीट और ऊंचाई 65 फीट यानी 7 मंजिला इमारत के बराबर मानी जा रही है। इसे टिटैनोसोर की नई प्रजाति में आंका गया है। वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स की लगभग 70 टन जीवाश्म हड्डियां खोजी। पुरातत्वीय महत्व की खोज की दिशा में पुरातत्व विज्ञानियों ने अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में डायनासोर्स की प्रजातियों की 70 टन जीवाश्म हड्डियों को खोजा है। इन हड्डियों का भार पहले के अर्जेंटिनोसॉरस के संबंधित रिकॉर्ड से तकरीबन 7 टन गुना भारी है। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों को एक विशालकाय जीव की नई प्रजाति टिटानोसॉर का मान रहे हैं, जिनकी गर्दन लंबी होती थी। लंबी पूंछ इनको 4 पैरों पर चलने में सहायता करती है। ऐसा माना जाता है कि ये जीव तकरीबन 9.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस पीरियड तक जीवित थे। इन शाकाहारी डायनासोर्स का भार 14 अफ्रीकन हाथियों यानी तकरीबन 100 टन होगा और इनकी पूंछ से गर्दन तक की लंबाई 40 मीटर मानी जा रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इसी कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में। आइए अब नजर डालते हैं देश और विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। देश में अल नीनो के मानसून पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए कृषि क्षेत्र को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 18 एवं 19 मई को 2 दिवसीय एग्री इनोवेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारों के द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट यानी नैप के अंतर्गत खेती के लिए 30 नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने की योजना को घोषित किया। नैप द्वारा 300 नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है, जिनमें से अभी तक 80 तकनीकों का वाणिज्यीकरण किया जा चुका है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नैप के तहत प्राप्त सूचनाओं के प्रचार के लिए मंच उपलब्ध कराने के साथ ही देश में कृषि का विकास करना है। सन 2006 में आरंभ की गई इस नैप परियोजना की प्राथमिकता कृषि से संबंधित प्रौद्योगिकियों एवं नवाचारी प्रक्रियाओं को किसानों को हस्तांतरित करना है। नैप द्वारा विकसित किए गए समेकित खेती व्यवस्था पर आधारित आजीविका मॉडल को विभिन्न सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों एवं नरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों द्वारा अनेक राज्यों में अपनाया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रुड़की ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के साथ विमानन एवं रेलवे इंजीनियरिंग क्षेत्र में संयुक्त रूप से शोध कार्यों को बढ़ावा देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य ब्रिटेन एवं भारत सरकार के द्वारा वैज्ञानिक विशेषज्ञता एवं वैज्ञानिक पहल का विकास करते हुए संयुक्त शोध कार्यों को बढ़ावा देने में सहयोग करना है।
इस संबंध में दोनों संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस योजना में दोनों संस्थाओं के कर्मचारियों और विद्यार्थियों का शोध कार्य संबंधित भ्रमण भी शामिल है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने दिल्ली वन विभाग के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण शिक्षा केंद्र में गरीब बच्चों के लिए जीव भ्रमण यात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिल्ली के आसपास की जैव विविधता के प्रति जागरूकता का प्रसार करना था। इस कार्यक्रम को हेमचंद महिंद्रा वन्यजीव फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक साल 22 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन 192 से अधिक देशों में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 67वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के पूर्ण सत्र का विषय जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य में संबंध था। इस सत्र का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझना था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व मंत्रालय के स्वास्थ्य मामलों के अतिरिक्त सचिव श्री के.सी. मिश्रा ने किया। इस सभा में स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव को समझा गया। 2 नए अध्ययनों के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के अध्ययन से ये पता चला है कि पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ चादरें अपेक्षित रूप से अधिक तेजी से पिघल रही हैं। ये तथ्य पिछले 20 सालों के दौरान एमंडसन सी में स्थित अध्ययन के लिए चुने गए 6 ग्लेशियर्स से संबंधित नासा के उपग्रहों, वायुयानों और जहाजों से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग एवं उनके मापने से पता चला है। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन द्वारा कंप्यूटर मॉडल की सहायता से थ्वेट्स ग्लेशियर का अध्ययन किया गया। ऐसी स्थिति में ये बर्फ की चादरें अब से 200 साल बाद समाप्त हो जाएंगी, जो पूर्वानुमान से अधिक तेजी से पिघल रही हैं। एक अनुमान के अनुसार पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के पूरी तरह से पिघलने के बाद वैश्विक समुद्री जल स्तर में तकरीबन 4 मीटर की वृद्धि होगी। भारतीय मूल के अमेरिकी हृदय रोग विशेषज्ञ मितुल कडाकिया को सोसाइटी फॉर कार्डियोवैस्कुलर एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशंस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2014 का ग्रेगरी ब्रेडन सम्मान प्रदान किया गया। मितुल कडाकिया ने अपने इस कार्य से देश का सम्मान बढ़ाया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से चिकित्सा विज्ञान में शिक्षा प्राप्त मितुल कडाकिया वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फेलो के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें ये सम्मान हृदय रोग में उनके अनुसंधान एवं हस्तगत कौशल के लिए प्रदान किया गया है। हर साल 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ इस क्षेत्र में नए प्रयास करते रहना भी है। इस साल का विषय द्वीपों की जैव विविधता है, जिसका उद्देश्य छोटे द्वीपों और इन पर आधारित वातावरण को बचाना है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाया जा सके। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं हमारा खास सेगमेंट इन फोकस। हमारी धरती जीवन के रंग बिरंगे रूपों से सराबोर है। तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की चहलकदमी धरती को जीवनमय बनाए हुए है। असंख्य जीव इस पृथ्वी को जैव विविधता से परिपूर्ण किए हुए हैं। ये जैव विविधता पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों, पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों, नम भूमियों, महासागरों, द्वीपों आदि पर अलग अलग रूपों में कायम है। धरती का हर क्षेत्र जीवनमय है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से औद्योगिकरण, कृषि क्षेत्रों के विस्तार एवं अन्य विकास संबंधी गतिविधियों के चलते जैव विविधता को काफी नुकसान पहुंचा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर इस बारे में चिंता जताते हुए सन 1993 में जैव विविधता संधि अस्तित्व में आई। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस आयोजन का लक्ष्य जैव विविधता के प्रति जागरूकता व उसके संरक्षण के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इसी उद्देश्य के साथ इस साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य विषय द्वीपीय जैव विविधता यानी आइलैंड बायोडायवर्सिटी है। यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2014 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा छोटे द्वीपों वाले विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। द्वीप
पानी से घिरी जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, वो पृथ्वी के अनोखे अंग हैं। द्वीपों की परिभाषा के अनुसार वो ऐसा भूमि क्षेत्र है जो आसपास पानी से घिरा हो और वो मुख्य भूमि से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर हो, जिसका कम से कम क्षेत्रफल 0.15 वर्ग किलोमीटर हो। आज विश्व की तकरीबन 60 करोड़ आबादी ऐसे ही द्वीपों पर आश्रित है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 10वां हिस्सा है। असल में द्वीप एवं इनसे सटे महासागरीय तट अनोखी जैव विविधता को पनाह दिए हुए हैं। यहाँ अनेक ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी के दूसरे स्थानों पर विकसित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप पर पाई जाने वाली प्रजातियां स्थानिक हैं, यानी वे केवल इसी द्वीप पर पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्र जैव विविधता के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते। इसी प्रकार भारत के अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके सटे समुद्री क्षेत्रों में व्हेल, डॉल्फिन समेत 25 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। समुद्री कछुओं की 4 प्रजातियां, मछलियों की 1000 प्रजातियां, झींगे और झींगा मछलियों की 50 प्रजातियां और प्रवाल की 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों यानी कोरल्स की जैव विविधता अनोखी होती है। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों का विशेष आर्थिक महत्व होता है। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया को प्रवाल भित्तियों से प्राप्त माल और सेवाओं का मूल्य तकरीबन 375 अरब डॉलर मूल्य के बराबर होता है। ये द्वीप आनुवंशिकी के खजाने भी हैं, जो वैज्ञानिकों को नई शोध जानकारियां जुटाने में सहायक होते हैं। द्वीप जैव विविधता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो वर्षों से मानवता की सेवा कर रहे हैं। आज द्वीपों में पाई जाने वाली जैव विविधता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वैसे ही द्वीपों पर जीवों की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। ऐसे में उनकी विलुप्ति का प्रश्न और अधिक गंभीर होता है। पिछले 400 वर्षों में विलुप्त जीवों की 724 प्रजातियों में से आधी द्वीपों की प्रजातियां थीं। इस दौरान विलुप्त हुई पक्षियों की प्रजातियों में से 90% का संबंध द्वीपों से था। हमारे देश में काफी पहले से इस दिशा में कार्य आरंभ हो चुका है। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तकरीबन 14 संरक्षित अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनके माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिनमें से सबसे बड़े महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल तकरीबन 281 वर्ग किलोमीटर है और सबसे छोटे अभयारण्य उत्तरी प्रवाल द्वीप अभयारण्य का क्षेत्रफल तकरीबन 1.74 वर्ग किलोमीटर है। हमें आशा है कि ऐसे ही संरक्षण कार्यों के कारण पृथ्वी पर जैव विविधता अपने विविध रूपों में कायम रहेगी। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। प्रसिद्ध डच भौतिकविद पीटर ज़ीमैन का जन्म 25 मई 1865 में हुआ था। इन्हें वर्ष 1902 में हेनरिक लॉरेंस के साथ ज़ीमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रभाव के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत के आसपास मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में स्पेक्ट्रल रेखाएं आपस में विभाजित होने लगती हैं। 26 मई 1906 को जन्म हुआ था भारतीय कृषि वैज्ञानिक बेंजामिन पियरी पेल का। इन्होंने गेहूं जैसी कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के क्षेत्र में नए शोध कार्यों को बढ़ावा दिया। 15 वर्षों के अपने गहन शोध के बाद इन्होंने NP 809 नामक गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की जिससे गेहूं उत्पादन में बड़े स्तर के बदलाव संभव हो सके। विलियम वेबस्टर हैंसेन का जन्म 27 मई 1909 को हुआ था। विलियम रेडार और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स व तकनीक के क्षेत्र में कार्य करने वाले अग्रणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने आधुनिक माइक्रोवेव और रेडार तकनीक में प्रयोग होने वाली क्लिस्टन ट्यूब का निर्माण किया था। ये एक ऐसी ट्यूब होती है जिसमें एक समान उच्च आवृत्ति वाली तरंगों को उत्पन्न किया जाता है। 29 मई 1929 को जाने माने ब्रिटिश भौतिकविद पीटर हिग्स का जन्म हुआ था। मूलभूत कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति का सिद्धांत पेश करने वाले वैज्ञानिक हिग्स ही थे। उनके इस सिद्धांत के बाद ही भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल में हिग्स बोसोन नाम के नए कण की संभावनाओं ने जन्म लिया था।
स्वीडिश भौतिकविद हेंस एल्फवेन का जन्म 30 मई 1908 को हुआ था। एल्फवेन प्लाज्मा भौतिकी की शुरुआत करने वाले अग्रणी वैज्ञानिकों में से एक थे। इसीलिए वर्ष 1970 में अपनी थ्योरी मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स ऑफ प्लाज्मा के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।